नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। राजस्थान के प्रमुख शासक अपन पढ़ रहे हैं और उसमें भी अपना ये जो है दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अपन पढ़ चुके हैं और दूसरे पार्ट के अंदर आ गए हैं। दूसरे पार्ट में अपन पढ़ने वाले एक मालदेव पढ़ेंगे, एक अपन पढ़ेंगे महाराणा प्रताप और एक पढ़ेंगे राय सिंह। ठीक है, बीकानेर के राय सिंह। अब ये जो पार्ट दे रखा है 7वीं कक्षा के अंदर, ये बहुत अच्छा और रोचक पार्ट है। ऐसे लगता है कई बार कि सामान्य सी जानकारियां हैं, लेकिन ये सामान्य जानकारियां यदि गलत हो जाए एग्जाम में तो सीधे सीधे आपको एग्जाम से बाहर कर देती है, उस दौड़ से बाहर कर देती है। इसलिए अपन सामान्य जानकारियों को भी सामान्य ने लेकर अच्छे तरीके से एक बार नजर मार ले। एक तरीके से ये रिवीजन हो जाता है काफी सारा। अच्छा, अब सामान्य ही देंगे 7वीं कक्षा की किताब के अंदर, 7वीं कक्षा के बच्चों के लायक ही सवाल आएंगे। चलिए शुरू करते हैं साथियों अपनी इस क्लास को। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं राव मालदेव। राव मालदेव राव गंगा के पुत्र थे। ठीक है, राव मालदेव राव गंगा के पुत्र थे और राव गंगा की मृत्यु का इल्जाम लगा था राव मालदेव पर। अब हुआ तो ये था कि राव गंगा है ना, अफीम की पिनक में बैठा था, अफीम खाया हुआ राव गंगा बैठा था और राव मालदेव किसी कारणवश उनके पास में गए, कुछ पूछने गए। और भाई यूं वह निथानित भी ध्यान है कि अगर कोई यूं एकदम कोई बिल्कुल कोई विचारों में बैठो है और अपा जाइन बिल्कुल पढ़े जो भी बात करो वो चमक गया। और हुआ भी यही था, चमक के जो है वहां से नीचे गिर गया और मर गया था। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि इसने धक्का दे दिया था इसको महल से और धक्का देकर मार दिया और आजीवन एक काला दाग लग गया मालदेव पे। क्या काला दाग लगा? मारवाड़ का पितृहंता इसे कहा गया। मारवाड़ का पितृहंता शासक, यानी पिता को मारकर शासक बनने वाला, ये दाग हमेशा हमेशा के लिए लग गया। अब कुछ इतिहासकार अलग बात लिखते हैं कि कुछ इतिहासकार कहते हैं अफीम की पिनक में बैठा था, अपने आप गिर गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मालदेव ने धक्का मार के गिरा दिया और मार दिया। ये बात है राव गंगा। और राव गंगा के बारे में एक और चीज बताऊं, राव गंगा ने राव सांगा का साथ, राणा सांगा का साथ दिया था। राव गंगा ने राणा सांगा का साथ दिया था। कब? बाबर के विरुद्ध खानवा के युद्ध में। ठीक है, पाती पेरवन के तहत सभी को इकट्ठे किए थे ना, उसमें राव गंगा ने मारवाड़ से साथ दिया था। ये मैंने उस समय भी बताया था। इसका काल किसका? मालदेव का। यहां बात मालदेव की चल रही है, राव गंगा की नहीं चल रही। ठीक है, मालदेव का काल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाया है। और यहाँ पे इसके समय में चित्रकला भी बहुत अच्छी तरीके से विकसित हुई थी। वैसे ये शौर्य युग कहलाया क्यों? इसे भी देखो 52 युद्धों का विजेता कहा गया है। 52 युद्धों का विजेता और 58 परगने, ये देखो छोटे मोटे 58 परगनों पर इसका अधिकार था। फारसी इतिहासकार इसे हस्मत वाला शासक भी कहते हैं। और हस्मत वाला शासक किसको कहा जाता है? जो शक्तिशाली हो। तो फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक भी कहा है। सबसे पहले यदि बात करें तो इसने भादरा जून और उसके बाद में नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर अधिकार किया। सबसे पहला भादरा जून। भादरा जून कैसे याद आता है? यदि आप फर्स्ट ग्रेड का बैच भी देख रहे हो तो उसके अंदर अभी अपन ने रावचंद्र सेन पढ़ा था। और रावचंद्र सेन जब पढ़ा अपन ने तो फिर देखा कि वो सबसे पहले भादरा जून गया, भादरा जून से फिर सिवाना गया और सिवाना से फिर बाद में पोखरण वाला वो वहां पे संघर्ष हुआ। तो ये चीजें आपने यदि वहां पे ध्यान से पढ़ी और भादरा जून तो बहुत अच्छी तरीके से आपको कचोरियों का समझा के बताया भी था, नक्शे से बताया है भादरा जून आपको। तो यदि नहीं भी देखी तो देख लेना, रावचंद्र सेन वाली क्लास देख लेना, क्योंकि मालदेव के बाद में फिर वही आते हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू आरबीएसई कि सबसे पहले भादरा जून, उसके बाद में इन पे विजय की है। मालदेव द्वारा निर्मित प्रमुख दुर्ग। अब ये जो है ना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताते हैं कि मालदेव का राज्याभिषेक भी इसी दुर्ग के अंदर हुआ था, सोजत का दुर्ग। और ये सोजत का दुर्ग पड़ता पाली में है। ठीक है, और सोजत का दुर्ग यदि पूछे तो ध्यान रखना नानी सीरडी पहाड़ी पर है। नानी सीरडी पहाड़ी पर। ठीक है, मालकोट दुर्ग है इसने बनवाया, पोखरण दुर्ग बनवाया। इन दुर्गों का निर्माण राव मालदेव ने करवाया। फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक कहा है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, काफी बार ये पूछा गया और पूछा जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये जानकारी आरबीएसई की 7वीं की पुस्तक में नहीं दे रखी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है कि मालदेव ने एक युद्ध लड़ा था जिसे गिरी सुमेल का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरी सुमेल का युद्ध।
ये जो गिरी सुमेल का युद्ध है, ये गिरी सुमेल का जो मैदान है, ये गिरी सुमेल का मैदान कहां है? जैतारण। जैतारण पाली में गिरी सुमेल का मैदान है। अब गिरी सुमेल का युद्ध जो हुआ है वो शेरशाह सूरी, जो एक अफगान शासक था। कौन था? अफगान। शेरशाह सूरी अफगान शासक था। अब चूंकि ये काल तो था मुगल काल, लेकिन बीच में हुमायूं की कमजोरी का फायदा उठाकर ये शासक, अफगान शासक जो था, जिसे शेर खां कहा जाता था, कि एक बार बताया पहला नाम हो फरीदियो, ठीक है, फरीदियो फरीदियो करता, एक बार शेर ने मार दिया, नाम हो शेर खां, ठीक है, शेर को मारने वाला, तो शेर खां नाम हो गया। कभी बताऊंगा इसकी स्टोरी, जब वैसे मैंने भारतीय इतिहास पढ़ाया था उसके अंदर बता रखा है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे ये ध्यान रखना है, बीच में एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अफगान शासक शेरशाह सूरी शासक बनता है, और उसने ये मालदेव को कहा था कि जब हुमायूं वहां पे मदद मांगने के लिए आए ना तो उसे पकड़ लेना। लेकिन बताते हैं कि इनकी इसकी मालदेव की और हुमायूं की कुल जोगी नामक जगह पर मुलाकात भी हुई थी फलोदी के आसपास, लेकिन इसने उसे पकड़ा नहीं। इसी बात की खुन्नस खाके इनके मध्य, शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध होता है, जो पाली के जैतारण के मैदान में है। यह युद्ध होता है 1544 में। इस युद्ध में, क्योंकि इस युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी एक चाल चलता है, मालदेव के बहुत ही शक्तिशाली सेनापति थे जैता और कुंपा, ठीक है, ये जैता और कुंपा। शेरशाह सूरी एक चाल चलता है, मतलब इनके खेमे में किसी तरीके से जैता कुंपा के पास नोट भिजवा देता है, मतलब मुद्रा भिजवा देता है वहां की, और फिर ये अफवाह मालदेव के पास पहुंचा देता है कि मैंने इन्हें खरीद लिया है। और फिर वो जब जांच पड़ताल करता है तो उसके वहां पे इनके नोट मिलते हैं। मालदेव को लगता है कि ये बिक चुके हैं और मेरी यहाँ पे हार निश्चित है। मालदेव वहां से निकल जाता है, लेकिन जैता कुंपा सोचते हैं कि हमारे ऊपर ये है ना हमेशा के लिए दाग रह जाएगा, क्योंकि हम बिके नहीं है तो साजिश थी, तो इसके लिए हमें अपने आप को साबित करना पड़ेगा। मालदेव वहां से निकल जाता है, लेकिन जैता और कुंपा दम लगा के लड़ते हैं और शेरशाह सूरी को नानी याद दिला देते हैं। बहुत ही मरते मरते शेरशाह सूरी जीतता है। अनायास ही उसके मुंह से निकलता है फिर कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। क्यों? हिंदुस्तान का बादशाह था, दिल्ली के ऊपर राज था शेरशाह सूरी का, लेकिन बाजरा, यानी अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या होता है? बाजरा। क्या मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? और मतलब दो जने ही मार भारी पड़ गया। अगर मालदेव रुक गया होता तो मेरी बकरी डिब्बे में ही 100% ही। तो ये चीज यहाँ पे ऐसे हुई है। देखो गिरी सुमेल का युद्ध जानकारी आपको इतने से रखनी है, लेकिन साथ साथ में बता दिया आपको ये, ठीक है। चलिए, यहां पे आपको मालदेव बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया। अब बढ़ते हैं अपन महाराणा प्रताप की तरफ। मालदेव मारवाड़ का शासक था, महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। तो महाराणा प्रताप के बारे में तो छोटा बच्चा ही जानता है, बचपन से जो अपन पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, सब देखा है, ठीक है। चलिए, लेकिन महाराणा प्रताप फर्स्ट ग्रेड वाली अभी जो अगली जो क्लास आएगी उसके अंदर भी मैं महाराणा प्रताप ही पढ़ाने वाला हूं विद डिटेल। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू आरबीएसई तो पूरा ही पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप ये जो सन होता है ना, वो राज्याभिषेक वाला होता है, बार बार बताता हूं मैं। 1572 से 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। इनके पिता थे उदय सिंह, माता जयवंता बाई, जिसे राजस्थान की जीजाबाई भी कहा जाता है। माता जयवंता बाई को राजस्थान की जीजाबाई भी कहते हैं। जन्म हुआ 9 मई 1540 और मृत्यु 1597 में हुई, और मृत्यु हुई थी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। किसी ने इनको, मतलब कोई बीमारी नहीं थी या कोई किसी युद्ध में नहीं मरे थे, ठीक है। राज्याभिषेक होता है 28 फरवरी 1572, महादेव बावड़ी गोगुंदा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसी दिन जो है उदय सिंह जी की मृत्यु होती है और इनका राज्याभिषेक होता है। हालांकि इनके कंट्रोवर्सी बहुत सारी थी। कंट्रोवर्सी क्या थी? वो भाइयों की। अब सामंत और प्रजा चाहती थी कि महाराणा प्रताप शासक बने, लेकिन उदय सिंह और इनकी जो रानी थी वो चाहते थे कि जगमाल बने, और इस तरीके से ये चलता था। फिर बाद में जगमाल नाराज होकर, क्योंकि इनका राज्याभिषेक हुआ, जगमाल नाराज होकर अकबर के पास चला जाता है। ये मैं डिटेल में वहां पे आपको बताऊंगा। वैसे अभी आप लोगों को यह ध्यान रखना है, महाराणा प्रताप ने आजीवन मुगलों से संघर्ष किया और अधीनता स्वीकार नहीं की। उपाधियां इनकी कौन कौन सी है आरबीएससी में नहीं दे रखी, लेकिन ध्यान रखना। वीर शिरोमणि, गुहिलोत राणा, मेवाड़ केसरी, हिंदुआ सूरज, और उपनाम इनका था किक्का, क्योंकि ये
मतलब जहां पले बड़े थे वहां की जो आदिवासी जनजाति थी, भील, और उनके मध्य ये पले बड़े हैं और उनसे बड़ा प्रेम रहा है इनका, तो वो इन्हें प्रेम से कीका बुलाते थे। और मैं बताऊं मारवाड़ी के अंदर कुछ छोटो बाबू यानी पप्पू बिन कीको क्या करें। हकीकत यदि आपको मारवाड़ी आती है थोड़ी बहुत भी तो आप देखोगे या सुना होगा कहीं, तो छोटा जो बच्चा होता है उसे कीका कहा जाता है। तो महाराणा प्रताप भी जब छोटे थे तो इन्हें कीका कहा जाता था। ठीक है, कीका। चलिए, हमारे रिश्तेदारी में एक है जिन्हें मतलब स्टार्ट में उनको भी जैसे कीका कहते थे, तो बाद में फिर थोड़े बड़े हुए तो फिर कीका कैसे कहे, तो फिर कीक जी कहने लग गए, क्या कीक जी। तो ये भी याद आ गया। चलिए, जीके में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, कीक जी जीके में नहीं आए आप रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप ने प्रमुख जो युद्ध लड़े उनमें से दो आएंगे, एक तो हल्दी घाटी का सबसे मुख्य है और दूसरा दिवेर का है। दिवेर में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने नेतृत्व किया था। तो दो युद्ध है, हल्दी घाटी का और दिवेर का। हल्दी घाटी का युद्ध तो सभी को याद होगा और नहीं है तो होना चाहिए। 18 जून 1576। अब कई इतिहासकार जो है 21 जून बता के गए। चलिए डिटेल बताऊंगा आपको उसमें, तब बता दूंगा। इनका प्रसिद्ध हाथी था राम प्रसाद। अकबर की दो इच्छाएं थी, एक तो इस राम प्रसाद पे काबू किया जाए, इस पे अधिकार किया जाए, और एक महाराणा प्रताप को अधीन लाया जाए। ये दोनों ही इच्छा अकबर की पूरी नहीं हो पाई कभी, क्योंकि राम प्रसाद को जीता भी, लेकिन राम प्रसाद ने दाना पानी तक छोड़ दिया और अपने आप मृत्यु का वर्ण कर लिया, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसे थे यहाँ के जानवर भी, इंसान तो इंसान, जानवर भी यहाँ के ऐसे देशभक्त स्वामी भक्त थे। प्रिय घोड़ा चेतक, बिजली की रफ्तार भी उसके आगे कम थी चेतक के आगे, और स्वामी भक्ति तो रगों रगों में बची हुई थी। महाराणा प्रताप की छतरी पूछे तो ध्यान रखना बांडोली, और बांडोली कहां है, उदयपुर के अंदर। ठीक है, और इनकी चेतक की छतरी भी पूछ ली जाती है जो बलीचा राजसमंद में है। अच्छा, यह भी पूछ लिया जाता है कि इनके अंदर खंबे कितने हैं, कितनी खंबिया है। तो महाराणा प्रताप की जो है वो 8 खंबिया है और चेतक वाली जो है वो 4 खंबिया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। साथ साथ में अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाने के लिए शिष्टमंडल भेजे गए। शिष्टमंडल यानी कि जो जाए, समझाए और फायदे गिनाए कि आप अकबर के अधीन आ जाओगे तो आप लोगों को ये देखो सुविधा मिलेगी, आपके राजसी ठाट है। महाराणा प्रताप के मैं राजसी ठाट में ही पैदा हुआ हूं और राजसी ठाट में ही रह रहा हूं, आप अपनी शिष्टता अपने पास रखें। 4 शिष्टमंडल भेजे, लेकिन चारों का कोई असर महाराणा प्रताप पे नहीं हुआ। इनको याद रखने का एक शॉर्ट फॉर्मूला है JMBT। JMBT, जे से आएगा आपके जलाल खां पोर्ची, जे से आएगा जलाल खां, ठीक है। M से आएगा मान सिंह, B से आएगा भगवंत दास, ये मान सिंह और भगवंत दास दोनों आमेर के थे, और टी से यहां लिख देता हूं, टी से आएगा टोडरमल। टोडरमल सभी ने बहुत प्रयास किए, लेकिन महाराणा प्रताप को अधीन लाना इनके वश की बात नहीं थी। ठीक है, चलिए ये यहां तक याद रखें। इसके बाद में मैं आपको महाराणा प्रताप, अब क्योंकि ये भी है ना, मैंने आरबीएससी के तो अलावा ही जानकारी दी है, लेकिन डिटेल और बहुत सारी है जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो अपन स्कूल लेक्चरर वाले ये 3-4 दिन बाद में बैच आएगा, क्योंकि 3-4 दिन रहेगी छुट्टी, और छुट्टी की जानकारी मैं अलग वीडियो में आपको बता दूंगा किस कारण है, कैसे है, क्या है। ठीक है, चलिए अभी क्लास पे फोकस करो। महाराजा राय सिंह, ये भी मैं फर्स्ट ग्रेड वाली अभी क्लास चल रही है उसके अंदर हाल ही में पढ़ाया है, 3-4 क्लास पहले ही पढ़ाया है। ठीक है, महाराजा राय सिंह कहां के शासक थे, बीकानेर के। शासनकाल रहा 1574 से 1612 के मध्य। ठीक है, पिता कौन थे, कल्याणमल। 1572 के अंदर राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है 1572 में जोधपुर का प्रशासक बनाया, इसे बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। जन्म 20 जुलाई 1541 नहीं पूछा जाता। राज्याभिषेक 1574, बहुत कम चांसेस पूछने के। राय सिंह ने मुगलों के लिए काबुल, कंधार, गुजरात और दक्षिण भारत के अभियान किए, ये पूछा जाता है। बुरहानपुर में इनकी फिर बाद में वहीं पे मृत्यु हो जाती है 1612 में। दक्षिण में भेजा था इन्हें और बुरहानपुर में वहीं मृत्यु हो जाती है। उपाधि इन्हें राजपुताने का
करण कहा गया मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत मात्रा में सदाव्रत खोले थे। अकाल पड़ गया था तो सदाव्रत बहुत मात्रा में खोले थे, तो इन्हें राजपुताने का करण कहा गया। इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, इनका प्रधानमंत्री था करमचंद्र, उसके नेतृत्व में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है। और जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है। वैसे कहा जाता है कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसकी दीवारें बोलती है। पहली बार लिफ्ट का प्रयोग जूनागढ़ दुर्ग के अंदर किया गया था। रायसिंह प्रशस्ति लिखवाई वो इसी जूनागढ़ दुर्ग के अंदर रायसिंह प्रशस्ति लिखवाई। रायसिंह जी खुद ने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जिसमें रायसिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जो आपको याद रखने हैं और जो आपके आरबीएसई की पुस्तक में हूबहू दे रखे हैं। तो इसी के साथ में आपकी ये क्लास आरबीएसई पैटर्न पे महाराजा रायसिंह तक पूरी हुई। यानी आज अपन ने पढ़ा क्या, शुरू कहां से किया, मालदेव से। मालदेव के बाद में पढ़ा महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बाद में राय सिंह, और इससे पहले पृथ्वीराज, और वो अपन पढ़ चुके कुंभा और पृथ्वीराज, कुंभा और सांगा, ये पढ़ा था पिछली क्लास में। अब आने वाली क्लास में 4 शासक और पढ़ने हैं, जो शुक्रवार को मिलेगी आपको आरबीसी की अगली क्लास। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए, अभ्यास करिए बहुत अच्छी तरीके से, और नियमित अपने आप को बना के रखें। जितने आप नियमित हो, जब भी वैकेंसी आएगी आप सभी से आगे अपने आप को पाओगे। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।